हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन। इसका लेक्चर नंबर 2। इस चैप्टर में बेसिकली क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 के बारे में, तो हम बात करने वाले हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में। देन उसके बाद हम सीखेंगे कि किस तरीके से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है, वर्ड इक्वेशंस क्या होती है, इसके बाद केमिकल रिएक्शंस की कुछ लिमिटेशंस देखेंगे और उसके बाद हम वो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे जो केमिकल रिएक्शन में इंडिकेट की जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किस तरीके से किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। और सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। देखो बच्चों, केमिकल इक्वेशन क्या होती है? किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, किसके थ्रू? सिंबल्स के थ्रू और इक्वेशंस के थ्रू, उसको हम कहते हैं क्या? केमिकल रिएक्शंस। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमने जिंक लिया और जिंक की रिएक्शन हमने करी H2SO4 के साथ। ठीक है, जिंक एक मेटल है, ये एक एलिमेंट है और इसकी रिएक्शन हमने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम कर रहे हैं। तो बनेगा क्या? बनेगा ZnSO4। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी क्या हो जाएगी? लिबरेट हो जाएगी। डन। ये जो मैंने लिखा है इस रिएक्शन को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको हम? केमिकल इक्वेशन। बट अगर मुझे इस केमिकल इक्वेशन को वर्ड फॉर्मेट में लिखना है तो मैं क्या करूंगा मेरे प्यारे बच्चों? मैं यहां पर लिखूंगा जिंक की रिएक्शन हम कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट बन रहा है। और क्या साथ साथ हो रही है? हाइड्रोजन गैस जो हो रही है लिबरेट हो रही है। ठीक है, रिलीज यहां से हो रही है। तो ये जो अब हमने लिखा है इस रिएक्शन को कहा जाता है वर्ड इक्वेशन। ठीक है, देखिए, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन with the help of symbols and formula of the substance involved in it is known as chemical equation। जैसे एग्जांपल में मैंने वही बताया कि जिंक की रिएक्शन अगर मैं H2SO4 के साथ कर दूं तो क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट आपके सामने प्रिपेयर हो जाएगा। और ये रिएक्शन जो होगी, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? इस रिएक्शन को कहेंगे वर्ड इक्वेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, अगर इसी चीज को अगर हमें किस तरीके से लिखना है, अगर हम इस फॉर्म में लिख दें, क्या करा है हमने? ध्यान से देखें। देखो, जिंक था बेटा हमारे पास और जिंक एलिमेंट है, इसको लिखते हैं Zn। ओके, नाउ हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड था, सल्फ्यूरिक एसिड। इस सल्फ्यूरिक एसिड को लिखा जाता है H2SO4। देखो, सल्फ्यूरिक एसिड भी दो तरह का होता है, एक तो डाइल्यूट होता है और एक कंसंट्रेटेड होता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद हमारा क्या होता है? जिंक सल्फेट जो प्रोडक्ट साइड बन रहा था, इसको हम लिखते हैं ZnSO4। और इसके बाद हाइड्रोजन गैस जो हमारी फॉर्म हो रही थी, इसको हम लिखते हैं H2। ओके, तो अगर हम वर्ड इक्वेशन को, ये सब इनसे हमने क्या करा था? वर्ड इक्वेशन बनाई थी। अगर इनकी जगह हम सिंबल्स को और फॉर्मूले को अगर हम रिप्रेजेंट कर दें तो जो इक्वेशन बन के तैयार हो जाती है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। समझ में आ रही है बात? ओके, नाउ ये जो सिंबल का ये जो साइन बना है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है भाई? ये जो एरो साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो रिएक्टेंट है वो किस तरफ जा रहा है? प्रोडक्ट साइड जा रहा है। यानी कि अगर जिंक और H2SO4 अगर रिएक्ट करते हैं तो वो किस तरफ जाएंगे? वो राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, जहां पर आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? जिंक सल्फेट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, बहुत धीरे धीरे बात कर रहे हैं बेटा, आराम आराम से समझो चीजों को।
अगली बात करते हैं भाई लॉ ऑफ मास एक्शन। सर ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? एक्चुअली बेटा ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, इस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में जब भी आप रिएक्टेंट लिखोगे या जब भी आप प्रोडक्ट को फॉर्म करोगे तो वो हमेशा एक लॉ को फॉलो करेगा और वो लॉ होगा कौन सा? लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? मास ऑफ द रिएक्टेंट साइड सब्सटेंस should be always equal to mass of the product side substance। यानी कि मैं इसको बहुत अच्छा एक एग्जांपल देके आपको बताता हूं, ध्यान से समझो कि मान लो कार्बन है और कार्बन ने रिएक्शन करी ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाया बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड इसने फॉर्म कर लिया। ठीक है, अब अगर हम इसके मास की बात करें तो कार्बन का मास कितना होता है बेटा? कार्बन का मास होता है 6 ग्राम। ठीक है, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? बोलो जरा, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम। तो 2 ऑक्सीजन का मास कितना हुआ? 16 2 जा 32 ग्राम। ठीक है, कार्बन का बेटा यहां पर कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है ना बेटा, वो एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, दोबारा बताते हैं इसको हम, ध्यान से देखो, C+O2 gives CO2। ओके, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक मास होगा 12, 12 ग्राम इसका एटॉमिक मास होगा। देन उसके बाद एक ऑक्सीजन का कितना होता है? एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर होता है बेटा 8 और एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो 2 का कितना होगा बेटा? 32 ग्राम यहां पर होगा। और यहां पर अगर आप बात करो इस जगह तो कितना हो रहा है? कार्बन का कितना आ रहा है? 12 ग्राम प्लस 2 इंटू एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम है बेटा, तो यहां पर 12 प्लस 16 2 जा 32, यानी बेटा हो गया 44 ग्राम। यानी कि प्रोडक्ट साइड जो आपको टोटल मास मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? आपको 44 ग्राम मिल रहा है। सिमिलरली अगर आप इन दोनों को ऐड करो तो भी आपको रिएक्टेंट साइड टोटल मास कितना मिल रहा है? आपको 44 ग्राम मिल रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ आपका जो मास है वो सेम है, इसीलिए आप कह सकते हो कि ये इक्वेशन भी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करती है? सेटिस्फाइड करती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब आगे हम चलेंगे, किसी भी केमिकल रिएक्शन को सर बैलेंस किस तरीके से किया जाता है, यही तो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को सर बैलेंस कैसे करेंगे, आप ये सिखाइए। तो चलिए आइए मैं आपको सिखाता हूं किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी वाला मेथड बता रहा हूं जो एनसीईआरटी फॉलो करती है। इसके बाद हम जब सीख जाएंगे उस मेथड को तो हम जल्दी जल्दी एक क्विक मेथड भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले बेटा होता है स्टेप नंबर 1, ध्यान से देखो, किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप बैलेंस कैसे करोगे। तो स्टेप नंबर 1 में क्या होता है? जो भी आपको केमिकल रिएक्शन दी गई होती है उसको आप ब्रैकेट्स में आप क्या कर दो? कंबाइंड कर दो। देखो मैं बताता हूं आपको कैसे। जैसे मैंने बोला Fe प्लस H2O, सर ये मुझे दिया गया है, बन रहा है Fe3O4 और क्या बन रहा है? और H2 बन रहा है। ठीक है, ये आपको केमिकल रिएक्शन दी गई है। आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 1 में आपको ये जो एलिमेंट्स और कंपाउंड दिए गए हैं, इन एलिमेंट्स और कंपाउंड को आपको क्या करना है? ब्रैकेट में बंद कर देना है। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, ये एग्जाम में हमें फॉलो नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो टेस्ट पेपर आने वाला है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाला है, तो हमें इस मेथड को फॉलो नहीं करना है। बस नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं कि एनसीईआरटी क्या फॉलो करती है। सबसे पहले हमने इसको क्या करा बेटा? ब्रैकेट्स में बंद कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में जो दी गई केमिकल रिएक्शन है, उस दी गई केमिकल रिएक्शन में आपको हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पता करना है। जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं Fe के, अगर हम बात करें Fe में रिएक्टेंट साइड, यहां पर हम लिखेंगे रिएक्टेंट और यहां लिखेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, Fe के एटम हमें पता करने हैं, उसके बाद हाइड्रोजन के एटम पता करने हैं, उसके बाद ऑक्सीजन के एटम पता करने हैं। 3 ही एटम हमारे पास हैं। ठीक है, अब Fe के कितने एटम है भाई? रिएक्टेंट साइड ओनली 1 एटम इज प्रेजेंट। ओके, कलर चेंज कर देते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन के कितने एटम भाई प्रेजेंटेड है हमारे पास रिएक्टेंट साइड? हाइड्रोजन के 2 एटम सर प्रेजेंटेड है। ऑक्सीजन का सर 1 एटम प्रेजेंटेड है। ठीक है,
अब बात करेंगे प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड Fe के सर कितने एटम प्रेजेंटेड है? सर 3 एटम प्रेजेंटेड है। सर ऑक्सीजन के कितने एटम? बेटा 4 एटम प्रेजेंटेड है। और हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंटेड है? हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंटेड हैं। ये हमने क्या करा, सेकंड स्टेप में नंबर ऑफ एटम्स पता कर लिए कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड कितने कितने एटम्स प्रेजेंटेड है दी गई केमिकल रिएक्शन में। अब इसके बाद इस स्टेप नंबर 2 से आपको क्या पता चलेगा? इस स्टेप नंबर 2 से आपको यह पता चलेगा कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके नंबर ऑफ एटम्स क्या है बेटा? सबसे ज्यादा हैं। यहां पर अगर आप ध्यान दो, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड हो, यहां पर रिएक्टेंट साइड 1 2 1 है और यहां 1 3 4 2 है। इसका मतलब मुझे सीधा सीधा ये पता चल रहा है कि ये जो हाइड्रोजन जो एलिमेंट है इसके नंबर ऑफ एटम्स क्या है? हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम, सॉरी मैंने गलत कर दिया, यहां पर हाइड्रोजन के 2 थे बेटा, हाइड्रोजन के 2 थे यहां पर, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने थे? 4 थे। ऑक्सीजन के कितने थे? 4। ओके, नाउ Fe के 3 थे। ओके, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो कि ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास क्या है बेटा? ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास सबसे ज्यादा है। और ये चीज क्या रिप्रेजेंट करती है? ये चीज रिप्रेजेंट करती है कि हमें सबसे पहले बैलेंस किसको करना है? सबसे पहले हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, ठीक है। एक बार और मैं नंबर ऑफ एटम्स को चेक कर लेता हूं ताकि हमारा क्वेश्चन एक प्रॉपर फ्लो में चलता रहे, ठीक है। देखो जरा, यहां पर अगर मैं Fe की बात करूं, Fe के नंबर ऑफ एटम्स 1 है, ठीक है। उधर प्रोडक्ट में कितने बेटा? 3। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड 2 है और हाइड्रोजन के वहां पर भी 2 है। ऑक्सीजन की बात करें, नंबर ऑफ एटम्स 1 है और ऑक्सीजन के कितने प्रोडक्ट साइड? 4। ओके, दिस इज गुड। अब आगे हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 3 लेंगे। ध्यान से देखना बेटा, स्टेप नंबर 3 में हम उस एलिमेंट को सबसे पहले बैलेंस करेंगे जिसके नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे? सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है। अब देखिए स्टेप नंबर 3 में मैं डायरेक्ट यहां पर रिएक्शन लिख रहा हूं। आप देखिए Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ये हमारे पास एक रिएक्शन दी गई थी। अब सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, आपका प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन एटम 4 थे, तो अब आप इसको बैलेंस करना है। तो यहां देखिए रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो मैं क्या करूंगा बेटा? मैं यहां पर इसके आगे रिएक्टेंट साइड में क्या लगाऊंगा बेटा? 4 लगाऊंगा। ये मेरी होगी स्टेप नंबर 3, जिसमें मैंने ऑक्सीजन एटम को क्या कर लिया है? ऑक्सीजन एटम को हमने बैलेंस कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद आता है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में अब आप चेक करो, जैसे ही आपने यहां ऑक्सीजन को लगाया, ऑक्सीजन के आगे 4 लगाया, वैसे ही हाइड्रोजन के एटम हो गए बेटा कितने? 8। स्टेप नंबर 4 में अब आप हाइड्रोजन को क्या करोगे? बैलेंस करोगे। यहां पर क्या हो गया बेटा? नंबर ऑफ एटम्स 8 हो चुके हैं। बोलो यस और नो, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो चुके हैं? 8। और प्रोडक्ट साइड आपके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? सिर्फ 2 एटम्स प्रेजेंटेड हैं। तो आप स्टेप नंबर 4 में आप क्या करोगे? स्टेप नंबर 4 में आप ध्यान से देखिए क्या कर रहे हो? 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस यहां पर आप 4H2 बेटा अब आप लिख दोगे। डन। क्या लिखोगे आप? 4H2 लिख दोगे, क्योंकि अब देखिए ऑक्सीजन 4 थे, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन यहां 8 थे, अब यहां पर भी हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 हो गए। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ हम चलेंगे। हमारे पास रिएक्शन क्या मिल चुकी है? 4H2O और 4 आपके पास हाइड्रोजन मिल चुका है। ध्यान से देखें। अब आपके पास इसकी अगली वाली स्लाइड में देखो बेटा क्या था। अगली वाली स्लाइड में ध्यान से देखेंगे, Fe की रिएक्शन जब हमने कराई थी H2O के साथ, तो हमें यहां पर Fe3O4 मिल रहा था और यहां H2 था। बोलो यस और नो। उसके बाद हमने यहां 4 लगाया था, ठीक है। उसके बाद हमने यहां 4 लगाया था। डन। इतना चीज हम कर चुके थे। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप में आप देखो, हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो चुका है। अब बचा Fe। अब Fe के लिए कितने Fe के एटम है? 3 एटम है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप में आप ये जो रिएक्टेंट साइड Fe है, इसके आगे आप क्या लगा दोगे? 3। तो आपकी रिएक्शन फुल्ली क्या हो जाएगी बेटा? फुल्ली आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है बेटा, फुल्ली आपकी रिएक्शन बैलेंस
हो जाएगी। अब इसके बाद आपको चेक भी करना है, एनसीईआरटी आपसे कहती है कि आप चेक करो कि क्या नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ सेम है। तो अब आप चेक करोगे, यहां पर आप लिखो एलिमेंट्स, उसके बाद लिखो रिएक्टेंट और यहां लिखो बेटा आप प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा एलिमेंट कौन कौन से थे भाई? Fe थे हमारे पास, हाइड्रोजन था हमारे पास और ऑक्सीजन था हमारे पास। अब Fe की तरफ रिएक्टेंट साइड चेक करो, कितने एलिमेंट हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स है Fe के? 3। और प्रोडक्ट साइड कितने हैं? प्रोडक्ट साइड भी सर 3 है। अब हाइड्रोजन का चेक करो, हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं बेटा? 8। और प्रोडक्ट साइड भी कितने हैं? 8। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम चेक करो, रिएक्टेंट साइड कितने हैं? 4। और यहां पर भी कितने मिलेंगे आपको? यहां पर भी आपको मिलेंगे 4। यहां पर भी क्या मिल रहा है आपको? 4। डन। यहां पर भी क्या मिल रहा है आपको? 4। तो ये रिएक्शन आपकी अब फुल्ली क्या हो चुकी है? ये रिएक्शन फुल्ली आपकी बैलेंस हो चुकी है। होप सो ये एनसीईआरटी वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। कोई बात नहीं, हम इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे जहां पर हम कई तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब तक हम देखिए जरा अगली स्लाइड देखिए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को और ज्यादा अच्छी तरीके से आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो केमिकल रिएक्शन को लिखना आसान है, मगर केमिकल रिएक्शन में जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है उन चीजों को फिल करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, और इसी चीज को हर बच्चा फॉलो नहीं कर सकता है। ठीक है, हमें करना है क्योंकि हमारे सामने वो सब कंटेंट है जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आइए देखिए क्या बताते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को अच्छी तरीके से और बेस्ट तरीके से किस तरीके से लिखा जा सकता है उसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। जैसे पहला है कि जब भी आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखो तो हमेशा जो आप एलिमेंट ले रहे हो उनकी फिजिकल स्टेट को आप हमेशा क्या करो? रिप्रेजेंट करो। मतलब ये कि अगर कोई एलिमेंट सॉलिड स्टेट में पाया जाता है तो उसको लिखो S। अगर लिक्विड है कोई भी सब्सटेंस तो उसको लिखो, आप लिखो L। अगर आप गैसेस सब्सटेंस को ले रहे हो, जैसे मैं कोई भी गैस को ले रहा हूं तो वहां लिखो G यानी गैस। और मान लो अगर मैं एक्वस कोई सॉल्यूशन ले रहा हूं तो वहां पर उसको रिप्रेजेंट किया जाता है AQ के थ्रू। देखो 4 तरह की फिजिकल स्टेट होती है किसी भी रिएक्टेंट और किसी भी प्रोडक्ट को लिखने की। यहां पर अगर आप सॉलिड है तो S लिखो, लिक्विड है तो L लिखो, एक्वस सॉल्यूशन है तो AQ लिखो, और अगर गैसियस सॉल्यूशन है तो आप उसको G से इंडिकेट करो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। इसी रिएक्शन को अगर मुझे और अच्छी तरीके से लिखना है तो मैं क्या कर सकता हूं? जिंक में यहां पर S लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि जिंक सॉलिड होता है। यहां पर एक्वस लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी एक्वस है और H2 क्या है? गैस है। तो ये एक प्रॉपर तरीका हो गया किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने का, और ये पहला हमारा मेथड था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को और अच्छी तरीके से कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। दूसरा मेथड था कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कब होती है? जब वो या तो हीट को एब्जॉर्ब करे या फिर हीट को क्या करे? रिलीज करे। यानी कि रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक भी हो सकती है और रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। अगर रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है तो हीट जो रिलीज हो रही है उस हीट को आप किस डायरेक्शन में लिखोगे? राइट हैंड साइड में आप लिखोगे। ये देखो ध्यान से, अगर हीट अगर रिलीज हो रही है तो उसको कहां लिखोगे आप? राइट हैंड साइड पे लिखोगे। यानी कि रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो आप हीट को रिप्रेजेंट करोगे राइट हैंड साइड, जबकि अगर हीट एंडोथर्मिक है यानी कि किसी केमिकल रिएक्शन में आप हीट को प्रोवाइड कर रहे हो तो उस कंडीशन में आप हीट को रिप्रेजेंट करोगे लेफ्ट हैंड साइड। डन, समझ में आती है बात? क्लियर बात है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगली रिएक्शन में क्या हो रहा है भाई? अगला पॉइंट क्या आपको बताया जा रहा है, इसको ध्यान से समझो। तीसरा पॉइंट आपको बोलता है कि कंसंट्रेशन ऑफ एसिड को रिप्रेजेंट करो। जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट की जाती है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप एसिड को यूज कर रहे हो या बेस को यूज कर रहे हो। अब यहां पर मैंने आपसे कहा था जब लेक्चर स्टार्ट किया था कि एसिड या तो कंसंट्रेटेड होता है या फिर डाइल्यूट होता है। कंसंट्रेटेड का सीधा सीधा मतलब होता है कि एसिड का अमाउंट ज्यादा होता है और वाटर का अमाउंट क्या होता है? कम, तब वो एसिड आपका कंसंट्रेटेड एसिड बन जाता है।
और अगर कोई एसिड आपका कंसंट्रेटेड है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा, बहुत ज्यादा होती है, वो आपको हार्म भी पहुंचा सकता है। इसीलिए जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में किसी एसिड या बेस को यूज किया जाता है, अगर उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है तो उसको डाइल्यूट किया जाता है। यहां पर देखो, दोज एसिड विच कंटेन मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, अगर वाटर का अमाउंट ज्यादा है किसी एसिड में, किसके कंपैरिजन में, एसिड के कंपैरिजन में, तो उसको हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड। ठीक है, डाइल्यूट एसिड इतना ज्यादा हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो ज्यादा कोरोसिव नहीं होता है, हमें हमारे ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालता है। जबकि अगर कंसंट्रेटेड एसिड की बात करता हूं तो कंसंट्रेटेड एसिड अपने आप में बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है। आपको पता है कि जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है, अगर वो हमारी स्किन के ऊपर गिर जाता है तो ब्लैक कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं हमारी स्किन के ऊपर, हमारी स्किन बर्न हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे कंसंट्रेटेड एसिड हैं जो हमारी स्किन के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट को डालते हैं। तो जब भी केमिकल रिएक्शन को करो तो ध्यान रखना, आपको उस केमिकल रिएक्शन के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। जैसे यहां देखिए, अगर मैं डाइल्यूट एसिड ले रहा हूं, अगर मान लो H2SO4 में डाइल्यूट ले रहा हूं, तो यहां पर मैं उसको डाइल्यूट लिखूं, समझ में आ रहा है, मैं उसको यहां पे डाइल्यूट लिखूं। एंड इफ वी आर टेकिंग कंसंट्रेटेड एसिड देन वी कैन यूज CONC, दैट इज कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड आपको ये बताता है कि भैया आपको ध्यान से केमिकल रिएक्शन को करना है, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। इसके बाद और क्या बोल सकते हैं हम फोर्थ पॉइंट में हम बोल सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो कंडीशंस यूज आ रही है, मान लो कि कोई टेम्परेचर का यूज हो रहा है या फिर कैटालाइस्ट का यूज हो रहा है। कैटालाइस्ट क्या होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं कैटालाइस्ट। ठीक है, अगर हीट का यूज हो रहा है या कैटालाइस्ट का यूज हो रहा है तो उस हीट को या उस कैटालाइस्ट को आप यूज करो, उसको आप रिप्रेजेंट करो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी चीज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर देखो पोटेशियम क्लोरेट है। अब पोटेशियम क्लोरेट को हीट अगर आप दोगे तो वो पोटेशियम क्लोराइड में कन्वर्ट होगा और ऑक्सीजन गैस क्या होगी, लिबरेट होगी। उसी तरीके से अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराता हूं तो यहां पर कंडीशन क्या होती है, सनलाइट, क्लोरोफिल रिएक्शन इसको बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन जब वाटर के साथ कराई जाती है तो आपको क्या मिलता है, आपको यहां पर C6H12O6 मिल जाता है और इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस यहां से क्या हो जाती है बेटा, लिबरेट हो जाती है। ठीक है, डन। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है तो उसको आप क्या करो, रिप्रेजेंट करो। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहीं पर ही देखिए कि इफ वी आर टेकिंग दिस रिएक्शन, अगर यहां पर बात करें तो यहां पर देखिए, इस जगह फोकस कीजिए, इस जगह दोनों डायरेक्शन में सिंबल लगा हुआ है, यानी ये रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भी जा सकती है और ये रिएक्शन राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी जा सकती है। ऐसे रिएक्शन जो दोनों ही डायरेक्शन में जा सकती है उसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और वो रिएक्शन जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकती है, जो सिर्फ फॉरवर्ड ही हो सकती है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में ही जा सकती है, उसको हम कहते हैं क्या, उसको कहते हैं नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन। तो कई ऐसी रिएक्शन होती है जो रिवर्सिबल होती है, जहां पर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बना सकते हो और प्रोडक्ट से आप रिएक्टेंट भी बना सकते हो। सिमिलरली कई रिएक्शंस ऐसी होती है जो नॉन रिवर्सिबल होती है, जहां पर सिर्फ आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जा सकते हो और आपकी रिएक्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। यहां पर देखो N2 की रिएक्शन अगर मैं 3H2 के साथ करा रहा हूं तो ट्वाइस ऑफ NH3 बन रहा है और इस प्रोसेस को बेटा एडिशनल बता रहा हूं, इस प्रोसेस को हैबर प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। हैबर प्रोसेस, इंडस्ट्री में इस मेथड के थ्रू अमोनिया को फॉर्म किया जाता है, दिस इज नोन एज अमोनिया। NH3 को क्या कहते हैं, अमोनिया कहते हैं। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं, इस रिएक्शन को कंबस्टन रिएक्शन, क्या कहते हैं इसको हम, कंबस्टन रिएक्शन कहते हैं। सिंपल सी बात है, कंबस्टन रिएक्शन यानी कार्बन को हमें बर्न करना है, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। तो ये जो रिएक्शन होती है ये सिंगल डायरेक्शन रिएक्शन होती है। आइए बात करते हैं 6 पॉइंट पे। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने के दौरान
अगर कोई गैस लिबरेट होती है या फिर कोई प्रेसिपिटेट बनता है तो क्या होता है, उसको भी हमें वहां पर रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे आप यहां पर देखिए कि अगर मैं जिंक की रिएक्शन कर रहा हूं H2SO4 के साथ, तो यहां पर मुझे जिंक सल्फेट मिलेगा, इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस क्या होगी, लिबरेट होगी। तो यहां पर जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। उसी तरीके से अगर मैं प्रेसिपिटेट का एग्जांपल देना चाहूं तो लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। यहां पर देखिए, अगर मैं पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन अगर मैं लेड नाइट्रेट के साथ कराता हूं, PbNO3 का होल ट्वाइस, दिस इज नोन एज लेड नाइट्रेट, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे PbI2 मिलेगा, लेड आयोडाइड मुझे मिलेगा, जो कि एक प्रेसिपिटेट होता है, जो कि येलो कलर का होता है और वाटर में इनसॉल्युबल होता है। जब इसको आप फिल्टर करोगे तो इस प्रेसिपिटेट को आप वहां से रिमूव कर सकते हो, और इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट भी आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट, हम यहां पर गैस और प्रेसिपिटेट की बात कर रहे हैं, तो यहां से इस एग्जांपल में आपके सामने गैस लिबरेट हो रही है और नीचे वाले एग्जांपल में आपके पास क्या होता है, प्रेसिपिटेट रिमूव हो रहा है। ध्यान रखना, गैस जब रिलीज होती है तो उसको ऊपर वाले साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर प्रेसिपिटेट बनता है तो उसको डाउन वाले साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इतनी छोटी छोटी बातें हमें क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखो, किसी भी केमिकल रिएक्शन की लिमिटेशन क्या होती है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कभी भी जब केमिकल रिएक्शन को लिखा जाता है तो केमिकल रिएक्शन कभी भी अपनी रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती, मतलब कि किस स्पीड से केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसको कभी भी केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट नहीं करेगी। दूसरी चीज क्या है, किस तरह के कैटलिस्ट का आप यहां पर यूज कर रहे हो। कैटलिस्ट क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, मैंने बताया था। पॉजिटिव वो कैटलिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई केमिकल रिएक्शन को हमें जल्दी करना है तो आप उसके अंदर कैटलिस्ट डाल दो, कौन सा कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट को डाल दो, तो वो क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जो बहुत तेज रन होती है, तो वहां पर हमें उसके मैकेनिज्म को समझना होता है, तो वहां पर आप नेगेटिव कैटलिस्ट को डाल दो। इससे क्या होती है, उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक है, ऐसा कैटलिस्ट जिससे स्पीड इंक्रीज होती है उसको हम कहते हैं प्रमोटर। क्या कहते हैं उसको कहते हैं प्रमोटर। बता देते हैं आपको, लिख लो, इसको कहेंगे बेटा हम प्रमोटर। जो यहां पर पॉजिटिव जो कैटलिस्ट है इसको हम कहते हैं प्रमोटर, जो प्रमोट करता है केमिकल रिएक्शन को, आगे बढ़ाने का काम करता है तेजी से। और जो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं इसको कहते हैं पॉइजन। ठीक है, पॉइजन यानी वो कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत डिटेल में चीजों को समझ रहे हैं। देखिए, अब आपके सामने मैंने कहा था कुछ आपकी प्रैक्टिस कराएंगे हम। देखिए, ये कुछ केमिकल रिएक्शंस हम लाए हैं आपके लिए, और इन केमिकल रिएक्शंस के ऊपर हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। एक बात ध्यान में रखनी है कि यहां पर हमें जो एनसीईआरटी का मेथड है वो फॉलो नहीं करना है, हमें थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है और उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो, पहली केमिकल रिएक्शन क्या कहती है, जैसे मीथेन का अगर आप कंबस्शन करो तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। नाउ हाउ वी कैन बैलेंस दिस। ध्यान से देखो, यहां पर सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट प्रेजेंटेड है, हाइड्रोजन। कितना है, 4। तो बेटा आप क्या करो, मैं इसी रिएक्शन को नीचे लिख देता हूं। जैसे मैंने लिखा CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। ठीक है, मैं नीचे क्या करूंगा, इसको बैलेंस करूंगा। ओके, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ हाइड्रोजन कितने बेटा, 2। तो आपको करना क्या है, आगे लगाओ 2। तो देखो हाइड्रोजन ऑटोमेटिक क्या हो गए बेटा, बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पर भी 4 है और हाइड्रोजन वहां पर भी 4 हो गए। मगर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई कि जैसे ही आपने यहाँ 2 लगाया तो हाइड्रोजन भी यहाँ कितने हो गए, 2, और यहाँ ऑलरेडी हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन हो गए, टोटल 4 ऑक्सीजन आपके पास हो गए। और यहाँ चेक करो कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर सिर्फ 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर आगे क्या लगाओगे आप, 2 लगा दोगे। अब एक बार केमिकल रिएक्शन को चेक करो, यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना है, 4। इट मींस दैट
दिस केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, डन। आगे बात करते हैं, N2 की रिएक्शन करनी है हमें किसके साथ? N2 की रिएक्शन करनी है हमें H2 के साथ और बन रहा है अमोनिया। अभी पीछे पीछे मैंने वो रिएक्शन बताई थी, बिल्कुल आपको याद होगा, हैबर प्रोसेस मैंने उसका नाम लिया था। यहां पर देखिए नाइट्रोजन 2 है, यहां पर नाइट्रोजन 1 है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसी रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, N2 + 3H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3। मुझे पता है मैंने डायरेक्ट कर दिया, मगर आपको समझ में आया होगा, नाइट्रोजन 2 थे ना, इसलिए मैंने यहां पर आगे नाइट्रोजन को लगाया 2। ठीक है, तो नाइट्रोजन 2 हो गए। नाइट्रोजन 2 होते ही हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन 3 थे, मगर आगे 2 हो गया, 3 × 2 = 6 हो गए। और यहां पर हाइड्रोजन 2 ही थे, इसलिए मैंने इसके आगे क्या लगा दिया बेटा? इसलिए मैंने इसके आगे 3 लगा दिया। बात समझ में आई? चलो, बहुत अच्छी बात है। अगली रिएक्शन देखो जरा, पोटेशियम क्लोरेट इसको बोला जाता है, KClO3 को, KClO3 को पोटेशियम क्लोरेट बोला जाता है। इससे पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है और ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है। यहां पर इसको बैलेंस करो, कैसे बैलेंस करोगे? यहां पर देखो, यहां पर KCl है, यहां पर भी KCl है, यहां पर O3 है और यहां पर O2 है। जब इस तरह की क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करो, ध्यान से देखो, यहां O3 है ना, आपको हमेशा इवन नंबर इसको बनाने की कोशिश करना है। क्या करना है आपको? इवन नंबर हमेशा बनाने की कोशिश करना है। अब देखो ये 3 है, अब ये इवन नंबर कैसे बनेगा? देखो, अगर मैं इसको आगे अगर 2 लिख दूं, मिनिमम क्या कर सकता हूं, अगर मैं यहां पर 1 लिखूंगा तो ये 3 रहेगा ऑक्सीजन। तो मिनिमम मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं KClO3 की अगर मैं बात करूं तो इससे मुझे KCl मिल रहा है और इससे मुझे O2 मिल रहा है, तो मिनिमम मैं आगे 2 लगा सकता हूं। 2 लगाते ही देखो ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 हो गए, हाँ या ना? ऑक्सीजन 6 हो गए। अब यहां पर ऑक्सीजन है 2, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां क्या करो, 3 लगा दो, तो देखो ये 6 हो गए। अब यहां पर देखो KCl कितना हो गया बेटा? KCl हो गया 2, है ना, तो इसके आगे क्या लगाओ आप? 2 लगा दो, तो ये रिएक्शन आपकी क्या हो गई? बैलेंस हो गई। बहुत सिंपल मेथड है ये वाला। आगे बात करते हो, देखो अगली रिएक्शन फोर्थ वाली क्या लिख रखी है? फोर्थ वाली लिख रखी है बेटा H2 + Cl2 गिव्स HCl। ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है। देखो हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो आगे 2 लगा दूं, तो देखो हाइड्रोजन भी 2 हो गए और क्लोरीन भी क्या हो गए? 2 हो गए। ये रिएक्शन आपकी क्या हो गई? ये रिएक्शन आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई, जो मैंने आपको कराई है। आओ थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं, बहुत मजा भी आ रहा है। चलो आगे और प्रैक्टिस करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए, और मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं बेटा, एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमें आने चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो Na2SO4, नाम भी पता होने चाहिए, इसका नाम होता है सोडियम सल्फेट। इसकी रिएक्शन हमें BaCl2 के साथ करानी है, बैरियम क्लोराइड के साथ करानी है। ठीक है, क्या बनेगा बेटा? BaSO4 बन रहा है, इसको बैरियम सल्फेट कहते हैं, और NaCl बन रहा है। एक बार चेक करो क्या क्या हो रहा है। देखो यहां पर Na कितना है, नोटिस करो थोड़ा सा। SO4 बेटा यहां है और यहां पर भी SO4 है, बिल्कुल सही बात है। यहां पर Ba है, एक ही है, और यहां पर भी Ba एक ही है। यहां पर Cl2 2 है और Na भी 2 है, तो देखो क्या मैं यहां पर आगे 2 लगा दूं, तो देखो Na भी 2 हो जाएंगे और Cl भी क्या हो जाएंगे बेटा? 2, और ये रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी? बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। अगली बात करते हैं, ध्यान से देखो, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड इसको बोला जाता है। इसकी रिएक्शन अगर आप HCl के साथ करते हो तो MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड आपको मिलेगा। यहां पर लिखेंगे प्लस, ओके, यहां पर प्लस लिखेंगे, प्लस का आपको H2O मिलेगा और प्लस का आपको Cl2 मिलेगा। डन। अब यहां पर एक बार चेक करो क्या है, देखो यहां पर क्लोरीन कितना है बेटा? 2 क्लोरीन तो यहां पर है। इसी रिएक्शन को मैं चलो दोबारा लिख देता हूं, देखो जरा, MnO2 + HCl gives MnCl2 + H2O + Cl2। अब देखो क्लोरीन यहां 4 है बेटा, देयर आर 4 क्लोरीन्स, और यहां पर क्लोरीन कितना है बेटा? यहां पर क्लोरीन सिर्फ 1 है, तो मैंने क्या करा, यहां पर 4 लगा दिया। ठीक है, मैंने यहां 4 लगाते ही क्या हो गया? देखो क्लोरीन आपका बैलेंस हो गया, हाँ या ना? अब क्लोरीन बैलेंस होते ही हाइड्रोजन चेक करो, यहां 4 हो गए, और यहां हाइड्रोजन कितने बेटा? हाइड्रोजन यहां 2 है, तो मैंने क्या इसके आगे 2 लगा दूं,
तो ऑटोमेटिकली मेरा हाइड्रोजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब एक बार चेक करो Mn कितना है बेटा, Mn है मेरा 1, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन कितना है मेरे पास 2, ऑक्सीजन कितना है मेरे पास, देखो 2 क्या इसके O के आगे 2 लग रहा है, यानी ऑक्सीजन भी मेरे पास कितना है 2। हाइड्रोजन को ऑलरेडी मैंने बैलेंस किया, वो 4 है, और क्लोरीन मेरे पास 4 है। यस, दिस इज बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं। देखो C6H12O6 की रिएक्शन अगर आप कराओ किसके साथ, O2 के साथ, किसके साथ कराओगे बेटा, O2 के साथ आप यहां पर रिएक्शन कराओ, ठीक है। O2 के साथ आप क्या करोगे, रिएक्शन कराओगे, तो क्या होगा, ध्यान से देखो। O2 के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, यहां पर आपका इसको बोलते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज का आप क्या करा रहे हो, ऑक्सीडेशन करा रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, और लार्ज अमाउंट में एनर्जी क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, देखो वही चीज जो हमने सिखाई है। कार्बन कितना है बेटा, 6 है, देखो वहां पर कार्बन 1 है, यहां पर कार्बन कितना है 6, तो ऐसा करो यहां लगा दो 6। ओके, बात समझ में आ गई, यहां लगा दो 6, तो कार्बन कितने हो गए बेटा, आप 6 हो गए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हाइड्रोजन चेक करो कितने बेटा, हाइड्रोजन 12 है, यहां पर हाइड्रोजन कितने बेटा, हाइड्रोजन 2 ही है, तो यहां पर भी लगा दिया हमने 6। ओके, यहां पर भी लगा दिया हमने 6, हाइड्रोजन भी 12 हो गए। अब एक बार चेक करो, तो चेक करेंगे हम, देखो यहां पर ऑक्सीजन कितने बेटा, देखो ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं, ऑक्सीजन यहां पर है 12 और 6, 18 ऑक्सीजन है यहां पर, बोलो यस और नो, 18 ऑक्सीजन है यहां पर, और यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं 6, और यहां पर कितने बेटा 2, यहां पर कितने हैं 2, हमने बोला था ना यहाँ 2 है। अच्छा 2, तो क्या करें बेटा, यहां पर 6 लगा दें, बोलो क्या यहां 6 लगा दें, तो क्या रिएक्शन बन जाएगी आपकी, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, C6H12O6 प्लस 6O2 gives 6CO2 प्लस 6H2O प्लस लार्ज अमाउंट में एनर्जी क्या हो जाएगी, यहां से लिबरेट हो जाएगी। डन। दिस इज वेरी फेमस केमिकल रिएक्शन, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी भी जाती है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। दोनों रिएक्शन काफी फेमस है। आओ अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। चलो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, देखो जरा नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, HNO3 की रिएक्शन, नाइट्रिक एसिड इसको बोला जाता है। HNO3 की रिएक्शन अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराता हूं, CaOH के होल ट्वाइस के साथ कराता हूं, तो मुझे CaNO3 का होल ट्वाइस मिलेगा प्लस ट्वाइस ऑफ H2O मिलेगा। इसको आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत आसानी से भी होता है। मैं इसको यहां पर लिखता हूं, HNO3 के रिएक्शन हमने CaOH के होल ट्वाइस के साथ करी, क्या बनाया, CaNO3 का होल ट्वाइस बनाया प्लस ट्वाइस ऑफ H2O बनाया। ये रिएक्शन आपको गिवन है। अब यहां पर देखो NO3 का कितना है बेटा 2, NO3 पूरा NO3 कितना है 2, और यहां पर NO3 कितना है बेटा, NO3 1 है। तो बड़ा सिंपल सा है कि NO3 2 है और यहां पर NO3 कितना है 1, तो इसके आगे मैंने लगा दिया 2। तो आप सोचो NO3 कितना हो गया, 2 हो गया, यानी कि ये NO3 को आपने ऑलरेडी क्या कर चुके हो, बैलेंस कर चुके हो। अब इसके बाद हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन देखो 2 तो ये हाइड्रोजन है और 2 ये हाइड्रोजन है, तो 2 और 2 हाइड्रोजन कितने हो गए 4। देखो बेटा यहां पर ये ऑलरेडी आपके पास 4 हाइड्रोजन है। इसके बाद चेक करो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो यहां पर 2 है, इसको आपको ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना है क्योंकि ये तो आप ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हो। ऑक्सीजन यहां 2 है, यहां पर भी ऑक्सीजन कितने है बेटा 2, और कैल्शियम चेक करो 1 है, कैल्शियम ऑलरेडी क्या है 1। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या करा, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करा है। होप सो दिस लेक्चर इज बेनिफिशियल फॉर यू। जुड़े रहिए, आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेते आते रहेंगे। कीप स्माइलिंग और मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।